जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। वीडियो के अंत में बताइएगा टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और आप इस वीडियो को प्रैक्टिस के तौर पर भी देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 240 में। किसी भी प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अन्य जो ऑप्शन है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 153 जो आपका है वह राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में संविधान के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। लास्ट में अनुच्छेद 240 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 240 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित है। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह 8 है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है। आपसे पूछा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पर। लेक सुपीरियर, कैस्पियन सागर, लेक विक्टोरिया या लेक बाइकल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अन्य जो ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया जो है वह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। लेक विक्टोरिया जो है वह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और लेक बाइकल जो है वह सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। बाकी कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ा बंद जलाशय है, लेकिन खारा पानी का है यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए और आरएनए दोनों में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। आपसे पूछा है डीएनए और आरएनए दोनों में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। चलिए आपको इसको डिटेल्स में बताते हैं। डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। एडेनिन जो होता है वह डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। गुआनिन जो है वह डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। साइटोसिन जो है वह भी डीएनए और आरएनए में दोनों जो पाया जाता है। थाइमिन जो है वह आपका डीएनए में पाया जाता है परंतु आरएनए में नहीं पाया जाता। और यूरासिल जो ऑप्शन में दिया है वह जो आपका है डीएनए में नहीं पाया जाता है परंतु आरएनए में पाया जाता है। साइटोसिन जो ऑप्शन में है, साइटोसिन भी दोनों में पाया जाता है, लेकिन सही उत्तर में केवल एक विकल्प पूछे गए हैं। और गुआनिन अधिक स्पष्ट इसका उत्तर होगा, क्योंकि गुआनिन ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुआनिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा घोषित किया गया है। भारत का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा घोषित किया गया है, जो कि गुजरात के सांबरकाठा जिले में स्थित है। गुजरात के सांबरकाठा जिले में स्थित है। इसे आईसीआईसी बैंक ने इस गांव को गोद लेकर डिजिटल रूप से सशक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अकोदरा गुजरात, जो कि गुजरात के सांबरकाठा जिले में है। यह जो शहर है वह अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर यह गाँव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला जलमार्ग विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ। भारत का पहला जलमार्ग विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ है। असम में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या केरल में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 25 एकड़ जमीन में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राजनीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा ली गई है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और यह जो है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 से 51। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से होता है। मानव शरीर में गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम जो है वह मुख्य रूप से होता है। लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या एमाइलेज। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है मानव शरीर में गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम मुख्य रूप से होता है। पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है जो भोजन के
प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है? ऑप्शन में दिया है लाइपेज, तो यह वसा पचाने वाला एंजाइम है, मुख्य रूप से पेनक्रियाज में। ट्रिप्सिन जो ऑप्शन में दिया है वह पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है प्रोटीन पचाने में मदद करता है। ऑप्शन में दिया है एमाइलेज, एमाइलेज जो है स्टार्च पचाने वाला एंजाइम है, मुख्य रूप से लार में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहला जनगणना कार्य कब शुरू हुआ था? भारत में पहला जनगणना कार्य कब शुरू हुआ था? तो भारत में पहला जनगणना कार्य जो शुरू हुआ था वह शुरू हुआ था 1872 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1872 में। पहली निर्मित जनगणना जो हुई वह 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ये जो थी ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 44? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वह टाइलिन है, जो स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयन मंडल। आयन मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध दूत कौन था? मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध दूत कौन था? यह जो दूत था इसकी पुस्तक जो प्रसिद्ध है वह इंडिका है। यह यूनान देश या ग्रीक देश का नागरिक था। तो ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज जो है मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध दूत था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम जो है डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है? किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है? मंगल ग्रह को, बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को या शनि ग्रह को? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। यह जो है शुक्र ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक वाला दूसरा ग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पुलिस किस सूची का विषय है? पुलिस जो है वह किस सूची का विषय है? तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची का विषय है पुलिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए अनुक्रमण की खोज किसने की थी? डीएनए अनुक्रमण की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक सिंगर ने डीएनए अनुक्रमण की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था वह जो आया था 1946 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा भेजा गया था। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, यह उस समय भारत सचिव था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एनवी अलेक्जेंडर। ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत को संविधान निर्माण के लिए रूपरेखा देना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस राजवंश के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ? किस राजवंश के शासनकाल में मौर्य समाज का पतन हुआ? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शुंग राजवंश के शासनकाल में मौर्य समाज का, शुंग राजवंश के शासनकाल में मौर्य समाज का पतन हुआ। मौर्य समाज का जो पतन हुआ वह अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य के हत्या के बाद हुआ। उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मार कर सत्ता छीन ली। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वह कौन सा जीव है जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है परंतु वह सारे कार्य कर सकता है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपसे पूछा है, वह कौन सा जीव है जो जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है परंतु वह सारे कार्य कर सकता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अमीबा। अमीबा इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, फारसी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था?
फारसी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो फारसी को राजभाषा जो घोषित किया गया था वो मुगल काल में किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल काल में फारसी को भारत की राजभाषा घोषित की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस तत्व के कारण दूध का रंग सफेद होता है? किस तत्व के कारण दूध का रंग जो है वह सफेद होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैसिन। कैसिन तत्व के कारण दूध का रंग जो होता है वह सफेद होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सिविल सेवा दिवस जो मनाया जाता है वह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 अप्रैल को भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है थल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है वह भारत में कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो भारत में मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव आयोग द्वारा कितने पहचान चिन्हित आवंटित किए गए थे? स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव आयोग द्वारा कितने पहचान चिन्ह आवंटित किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 पहचान चिन्ह आवंटित किए गए। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भारत में किस अधिनियम द्वारा आरटीआई लागू हुआ था? भारत में किस अधिनियम द्वारा आरटीआई लागू हुआ था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत में आरटीआई लागू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 26 नवंबर को, 25 जनवरी को या 5 मार्च को? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह इंग्लैंड देश में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वह 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब हुए थे? तो 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे और महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था गांधी इरविन समझौते के बाद। और एकमात्र भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा किस भारतीय शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? आपसे पूछा है किस भारतीय शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त द्वारा करवाया गया था। यह झील जो है मूलतः मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाई गई थी, लेकिन बाद में क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह झील जो है गुजरात के गिरनार पर्वत क्षेत्र के पास स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी जो है बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है। तो ये है टॉप 30 जीके के क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है थल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।